नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय वाजपेयी और आप देख रहे हैं खबरदार लाइव। लंबे समय से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जातिगत जनगणना को लेकर आवाज़ उठा रहे थे, मांग कर रहे थे, लेकिन भाजपा सरकार, मोदी सरकार इसका विरोध कर रही थी और इसको नकार रही थी। लेकिन अचानक से एक नया मोड़ आया और भाजपा सरकार, मोदी सरकार ने घोषणा की है कि अब जातिगत जनगणना होगी। आखिर यह बदलाव क्यों आया, सरकार क्यों झुकी, बैकफुट पर क्यों इस मामले में, इस विषय पर हम चर्चा करने के लिए आज यहाँ आए हैं। हमारे साथ जो वक्ता हैं नवनीत जैन एडवोकेट भाजपा नेता हैं, अजय ठाकुर एडवोकेट कांग्रेस नेता हैं, राजेश नवले जी जो हैं वो पत्रकार हैं वरिष्ठ, और समाज सेवक दिव्यांजू ठाकुर हैं। हम इस विषय में आज चर्चा करेंगे और इस मामले को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार इस मामले में बैकफुट पर क्यों आई, क्यों झुकी। जब वो लगातार इस जनगणना को लेकर नकार रही थी, मना कर रही थी, फिर उसने अचानक हाँ क्यों किया, यस क्यों किया, इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैन साहब से। नवनीत जैन बताइए कि इस विषय में सरकार एकदम बैकफुट पर क्यों आई। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार बैकफुट पे नहीं आई है। सरकार ने एक अच्छे उद्देश्य को लेकर के एक अच्छा कार्य प्रारंभ किया है। अच्छा उद्देश्य था, फिर विरोध क्यों कर रही सरकार पहले? यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि किसी भी कार्य का सबसे पहले उद्देश्य देखना पड़ता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊँ कि यदि किसी एक व्यक्ति के हाथ में एक छुरा है, वो दूसरे व्यक्ति को पेट में छुरा लगाता है, उसको खून निकलता है और उसके बदले वो उससे पैसा लेता है। अब घटनाक्रम एक ही है, लेकिन यदि ये छुरा मारने वाला व्यक्ति डॉक्टर है और वो किसी ऑपरेशन के उद्देश्य से, मरीज़ की बीमारी हल करने के उद्देश्य से अगर ये काम करता है, तो मरीज़ खुश होकर के उसको फीस के रूप में पैसा देता है, क्योंकि उसका उद्देश्य अच्छा था। और यही काम अगर एक डकैत करता है, वो पैसा छीनने के लिए करता है, तो वो भी पेट में चाकू मारेगा, खून निकालेगा, पैसा छीनेगा। तो बात यह है कि एक ही कार्य का उद्देश्य क्या है। कांग्रेस की मनस्थिति जो रही है वो शुरू से इस देश में विप्लव या विध्वंस करने की रही है। सरकार ने एक अच्छे कार्य को जातिगत जनगणना के माध्यम से, अभी भी समाज में कई ऐसे वंचित वर्ग हैं जिनका उत्थान होना शेष है, और उस कार्य को अच्छे तरीके से कर सके उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की गई और उस प्लानिंग के तहत ये जातिगत जनगणना का निर्णय लिया गया। अब केवल कांग्रेस का ये कहना कि हमने मांग की थी वाली बात, तो कांग्रेस तो कई सालों से चिल्ला रही है कि हमने तो गरीबी हटाओ, तो कांग्रेस के कहने से कोई काम नहीं हो जाता है। अच्छे उद्देश्य से उस कार्य को प्रारंभ करना महत्वपूर्ण होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सरकार का बैकफुट तो नहीं है। मतलब कांग्रेस यदि जनगणना करती है, जाति गणना, तो वो उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि है, और भाजपा करती है तो वो ठीक है, आप ये मानते हैं? नहीं, मैंने वही कहा कि उद्देश्य अलग अलग होना चाहिए। जातिगत का उद्देश्य ठीक नहीं था उस समय। जी हाँ, कांग्रेस का उद्देश्य तो हमेशा ही ठीक नहीं रहता है। कांग्रेस का उद्देश्य यदि ठीक होता तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्गति नहीं होती ना। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की दुर्गति इसलिए हुई क्योंकि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर रहा है। इसका जवाब हम लेंगे अजय ठाकुर जी से। ठाकुर जी, क्या कहना चाहेंगे आप? नवनीत जी ने बताया कि कांग्रेस का जो उद्देश्य था वो ठीक नहीं था जनगणना का, इस जाति का जनगणना का, लेकिन भाजपा कर रही तो उसका उद्देश्य ठीक है। जातिगत जनगणना के लिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी, कांग्रेस काफ़ी समय से लगी हुई है। अब उद्देश्य की तो बात मैं नहीं करता, क्योंकि अगर कोई बड़ा लीडर किसी भी पार्टी का लगा है तो उसके पास भी उसने पूरी उसकी तैयारी की होगी। उसने इस बात को समझा होगा कि जातिगत जनगणना की आवश्यकता क्या है और क्यों है। काफ़ी समय से कांग्रेस इस बात को, चूँकि शासन में कांग्रेस थी नहीं, इसीलिए जो शासन में पार्टी है उससे काफ़ी समय से मांग की जा रही थी कि जातिगत जनगणना कराई जाए। उसके उसे सारे कारण भी बताए गए थे, सब किया गया था। जो उद्देश्य की बात की जाए तो जातिगत जनगणना में तो जो उद्देश्य होना है वो जातियाँ छूट गई हैं, जो पिछड़ी जातियाँ हैं, उन सबको कहीं ना कहीं एक समान रूप से लेना ही उद्देश्य है। तो खैर देर आए दुरुस्त आए, जैसे भी आई ये कोई सी भी बीजेपी की सरकार आई, जातिगत जनगणना को माना। हम तो इनका धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने कम से कम ये समझा तो सही कि इस देश को अब जातिगत जनगणना की आवश्यकता है। बस हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आवश्यकता आपने इसकी महसूस की है और आप समझ रहे हैं कि इसको आपको किया जाना चाहिए, तो पूरी तरह से पारदर्शिता से कर ले तो बहुत अच्छा होगा। राहुल गांधी जो मांग थी उसको स्वीकार किया। राहुल गांधी जी की मांग जो रही है उसको इन्होंने स्वीकार करा, और इसीलिए इनको हमने धन्यवाद भी दे रहे हैं कि कांग्रेस की जो इतने समय से मांग थी, जातिगत जनगणना को मानना पड़ा है और आज उसको आपने लागू करा है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इसकी जी आप क्या मानते हैं कि जैसे जिन्होंने बताया कि राहुल गांधी की जो मांग थी सरकार ने पूरी की, और नवनीत जी ने बताया कि नहीं, उसकी मंशा अलग थी और भाजपा की मंशा अलग करने की, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये है कि सत्ताधारी दल यदि विपक्ष को किसी उसकी मांग को लेकर, उसकी मांग को स्वीकार करने के बाद उस मांग को लेकर उनको श्रेय दे दे, तो वो नेता खुद भी पार्टी में बने नहीं रह सकता है। नेता का ये काम है कि हमेशा विपक्ष की आलोचना करना है, और वो अपना दायित्व करते हैं।
इसमें कांग्रेस भी शामिल है और बीजेपी भी शामिल है। समय समय पर जब कांग्रेस की सरकार रही है तो बीजेपी ने उन्हीं नीतियों की आलोचना करी है जिसको बीजेपी ने बाद में स्वीकार करा है। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात करी, आज स्वीकार करा। तो ये तो प्रोसेस है कि अगर आप खुद उसको नेता होकर आप बोलेंगे नहीं हमने उनका कॉन्सेप्ट लिया है तो आपका महत्व कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी ने करे, कई मरतबा बीजेपी की अच्छी योजनाओं को कांग्रेस ने भी विरोध करा है, बाद में स्वीकार करा है कि नहीं यार ठीक है 370 हट गई तो अच्छी बात है, बड़ा निर्णय लिया है। पर वो क्या है कि विपक्ष के नेता के नाते उसको स्वीकार करना इन दोनों के बस की बात नहीं है। एज ए मीडिया पर्सन यदि आप मुझसे पूछते हैं कि जातिगत जनगणना से क्या भारतीय जनता बैकफुट पर आई है, तो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नहीं आई है। किसी भी अच्छे प्रस्ताव की समीक्षा करना, फिर लगता है कि यदि वो अच्छा प्रस्ताव जो है वो बढ़िया है, कुछ सुधारों के साथ उसको लागू किया जा सकता है, तो वो नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। तो निश्चित ही प्रस्ताव राहुल गांधी का था और उसको नरेंद्र मोदी जी क्रियान्वित कर रहे हैं और ये प्रस्ताव राष्ट्रीय हित में है। और उसका मुख्य कारण ये है कि हम एक समुदाय जिसको लेकर ज़्यादा राजनीति हो रही है इन दिनों, मुस्लिम समुदाय को हम मुस्लिम के तौर पर देखते हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय के अंदर सैकड़ों जातियाँ हैं। कई जातियाँ ऐसी है वो मुस्लिम के नाम पर गिनाई जाती है, लेकिन उनकी इतनी संख्या कम है कि यदि उनकी गणना हो जाए तो उस कम्युनिटी के अंदर भी उस कम्युनिटी के आधार पर उनकी पात्रता अन्य चीज़ों में भागीदारी तय की जा सके। नीचे के तबके को ऊपर लाने की जो राहुल गांधी की जो प्लानिंग थी, वही प्लानिंग को नरेंद्र मोदी सरकार ने भी स्वीकार करा है। और एक अच्छा निर्णय है कि पहली मर्तबा विपक्ष के किसी प्रस्ताव को स्वीकार करिए, आप कर रहे हो तो भारतीय राजनीति के ये अच्छे दिन कहे जा सकते हैं। हम बात करते हैं इसमें ठाकुर जी से। ठाकुर साहब बताइए क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? आप जी, जातिगत जनगणना का जो भी निर्णय कैबिनेट ने लिया है वो कहीं ना कहीं स्वविवेक से निर्णय लिया है। बहुत सी चीज़ें कैबिनेट के निर्णय जितने भी होते हैं एकदम हवा में हो नहीं जाते हैं कि एक व्यक्ति ने कह दिया उसको मान लिया, ये एक व्यक्ति ने विरोध कर दिया तो उसको नहीं माना। ये जो सरकार होती है जनता के लिए, जनता की और जनता के द्वारा बनाई गई सरकार होती है, जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप चलने वाली सरकार होती है। पहले ऐसा होता था कि सरकारों के भरोसे जनता चलती थी। अब जनता की जो अपेक्षा है, जनता जो चाह रही है वैसा सरकार कर रही है। कांग्रेस अब चिल्ला रही है, राहुल गांधी अब बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी की जब सरकार थी, जब कितनी जाति जनगणना उन्होंने करवा ली, मेरे ख्याल से 3-4 गुना ज़्यादा बार राहुल गांधी जी की या उनकी पार्टी की सरकार आई। जब उन्होंने जाति जनगणना किस आधार पर ली, सरकार जो भी निर्णय लेती है पूरी तरीके से उस पर स्टडी करके, आप जितने भी निर्णय देख रहे हैं, वो 370 का निर्णय हो, राम मंदिर का निर्णय हो, कांग्रेस सदैव चिल्लाती रही है। एक समाज की दृष्टि से ये बता दूं कि ये जो जातीय जनगणना एक माहौल बना दिया, हवा बना दिया, हमने किया, तो आप चाहते क्या हैं? आप समाज को एक नई दिशा भी देना चाहते हैं कि जातीय जनगणना चिल्ला भी लूँगा। अब वो कर भी रहे हैं तो उसमें भी आज हम सोशल मीडिया से देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हरी, बोलो कुछ करो कुछ। इतने लोग अपनी पहचान छुपाकर, अपने कागज छुपाकर और अपना धर्म छुपाकर, बहुत से लोग ऐसे धर्मांतरण वाले हैं। अभी आए दिन हमारे यहाँ ज़िले में नाम क्या रहता है, धर्म क्या रहता है, जाति क्या रहती है, और हमारी माँ बहनों के साथ दुष्कर्म हो जाता है। उसको यदि हमको समाप्त करना है, जड़ से समाप्त करना है, इस धर्मांतरण को समाप्त करना है, तो ये जाति गणना बहुत बढ़िया निर्णय है। कि जब सरकार ने स्वीकार कर लिया, बहुत विचार किया, मंथन किया, उसके बाद ही क्या कि हाँ जातिगत जनगणना होना चाहिए, तो क्या अच्छाई, इससे क्या फ़ायदा होगा ये बताइए आप। देखिए, अभी तक हमारे यहाँ एससी और एसटी वर्ग 2 ही माने जाते थे और उसी प्रकार से आरक्षण का लाभ उनको मिलता था। लेकिन मेरे ख्याल से संविधान के अंगीकार करने के बाद संभवतः अब देश में पहली बार ऐसा होगा कि प्रत्येक जाति की स्वतंत्र रूप से गणना हो जाएगी। तो एससी या एसटी वर्ग में भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जातिगत रूप से उसे और अधिक पोषण की आवश्यकता है और अधिक उसका ध्यान रखने की आवश्यकता है, तो सरकार उसके लिए भी अलग से कोई योजना बना सकती है। ये एक चीज़ सामने आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि जैसा अभी मेरे साथी भाई ने बताया कि कई ऐसे लोग हैं जिनके नाम, सरनेम, जाति दिखावे के लिए कुछ और हैं, कागज़ों पर कुछ और हैं, और उनकी 2 या 3 पीढ़ी पहले हम जाएंगे तो वहाँ कुछ और है। तो ऐसे मामलों में भी सरकार को आगे निर्णय लेने में आसानी होगी। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है
कि देश में प्रत्येक जाति का अपना एक महत्व है, प्रत्येक जाति के अपने कोई गौरव पुरुष भी हैं। तो इस प्रकार कम से कम हमें उन सभी जातियों की, जनजातियों के मूल परंपराओं को जानने का मौका मिल जाएगा, उनके गौरव पुरुषों को जानने का मौका मिल जाएगा, उनकी परंपराओं को समझने का मौका मिल जाएगा। और एक अच्छा सर्वांगीण विकासशील देश वही हो सकता है जहाँ उसके प्रत्येक नागरिक के लिए वो कोई ना कोई योजना बना सके, उस तक पहुँचा सके। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे उद्देश्य हैं जो सार्थक हो सकते हैं यदि जातिगत जनगणना ठीक प्रकार से हो गई और सही आंकड़े सामने आ गए, तो निश्चित रूप से भारत जिस स्थिति में आज है उससे और कई गुना ज़्यादा आगे लोगों के लिए काम कर सकेंगे। आपको क्या लगता है क्या क्या लाभ हो सकते हैं कांग्रेस के विचारधारा के हिसाब से? इसमें क्या अच्छा हो सकता है समाज के लिए जाति जनगणना से? देखिए, जातीय जनगणना जो है, जैसे मेरे अभी साथी भाई कह रहे हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट रही नहीं रही, अपना देश आज़ाद हुआ उसके बाद से आप देखिए किन परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था और किस परिस्थितियों में सरकारें थी और कितना विकास हुआ है। तो जातिगत जनगणना की बात अब, चूँकि कभी आपकी इस देश में जनसंख्या क्या थी और आज क्या है, जनसंख्या आपकी 4 गुना बढ़ चुकी है। जातिगत फ़ायदा जो किसी 1-2 लोगों को होना था, 1-2 जाति को हो रहा था, अब आपको सारी जाति को कहीं ना कहीं समान रूप से लेकर के चलना है। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर जातिगत जनगणना की जाएगी और वो भी सही सोच के साथ की जाएगी, सही उद्देश्य के साथ की जाएगी, तो निश्चित रूप से इसमें देश को फ़ायदा होगा, देश का विकास होगा। राजेश नवले जी, आप बताइए क्या लगता है आपको, क्या इससे फ़ायदा होगा समाज को? इससे जातिगत जनगणना से ये होगा कि प्रत्येक जाति की जनगणना हो जाएगी, उसकी संख्या के आधार पर उसकी भागीदारी तय हो जाएगी। अभी ओबीसी वर्ग के अंदर यदि तमाम तरह की सर्वाधिक जातियां जो आती है वो ओबीसी वर्ग के अंदर आती है। ओबीसी वर्ग के अंदर जो जातियां आती है, ओबीसी का आरक्षण होता है। उस जाति के अंदर जो जाति की सबसे कम संख्या है उसके आर्थिक और सामाजिक विकास की ज़रूरत है। उस आधार पर उनकी भागीदारी तय की जा सकती है। आप राजनीति में भागीदारी दे सकते हैं। यदि हम उदाहरण के तौर पर बोलते हैं कि किसी राज्य के अंदर यदि ओबीसी या ट्राइबल की कम्युनिटी की जनसंख्या ज़्यादा है और यदि वहाँ पर कोई भी सरकार चुनकर आती है, तो यदि वहाँ पर कोई अन्य वर्ग का प्रतिनिधित्व देती है या उनको लगता है कि ये लीडर योग्य है, तो उस जातिगत गणना के आधार पर यदि हम भागीदारी को ईमानदारी से स्वीकार करते हैं तो हम उसी भागीदारी को नेतृत्व देंगे। ऐसे में वो अपनी कम्युनिटी के विकास को लेकर आगे बढ़ेगा। ये एक प्रमुख कारण हो सकता है। और बार बार की ये दिक्कतें खत्म हो जाए कि इस देश का मूल निवासी कौन है, ये इस जनसंख्या से पता चल जाएगा। कहीं लोग दावा करते हैं कि हमारा इतिहास हजारों करोड़ों साल पुराना है, भगवान को भी हमने ज्ञान दिया। जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वो मूल निवासी कहलाएगा। सीधी सी बात है। जिसकी संख्या कम है वो मूल निवासी नहीं होगा। वो मूल निवासी की उपजातियां हो जाएगी, क्योंकि जाति को लेकर हमेशा राजनीतिक विरोधाभास रहा है। जब हम जाति जनगणना को स्वीकार करते हैं और हम राजनीतिक रूप से जब भाषण देते हैं तो हम कहते हैं कि जाति होती नहीं, वर्ण होता है। कि आपने पूजा करी तो आप पंडित हो गए, आपने लड़ाई करी तो आप क्षत्रिय हो गए, आप सफाई करने लग गए तो आप शूद्र हो गए। इस तरीके से वर्ण के आधार पर व्यवस्था को हम अपने राजनीतिक भाषण में, बौद्धिक में तमाम तरह से बातें करते हैं। लेकिन जब जनगणना की बात आती है, हम जाति की जनगणना करने लग जाते हैं, तो ये 2 तरह का विरोधाभास है। जब हम नेता खान साहब से आपकी बात का जवाब की क्या ये जाति का, आप सवाल समझिए, जिसकी संख्या ज़्यादा है वो मूल निवासी फैले, क्योंकि वही फैले ना, पर कम वाला भी भारतीय है ना। जिनकी संख्या ज़्यादा वो मूल निवासी। मैं इस बात से एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि जिनकी संख्या वो मूल निवासी, तो अभी जैसे जातिगत संख्या है कि उनके पिताजी, उनके दादाजी, उनके परदादाजी, ये जो पीढ़ियाँ हैं उनका जो साक्ष्य है, आज जो भाटचारण लोग होते हैं वो सभी का रिकॉर्ड रखते हैं। तो वह तो सब में अपने आप में हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने पीढ़ियों से वो सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि हम किस वर्ण के हैं, किस गोत्र के हैं, किस क्या हैं। हमारा इतिहास पूर्ण रूप से आज भी कोई संभाल के रखे हुए हैं। तो आज पूजनीय है वो लोग जो भाट लोग पूजने लगे। पर इसमें सबसे ज़्यादा समस्या उन लोगों को आएगी जो भारतीय मूल के हैं ही नहीं।
जिनकी जाति पता नहीं है, जिनका पहली पीढ़ी पता है, दूसरी पीढ़ी पता नहीं किस जानकारी, वो अपने आप का कभी सरनेम बदल लेते हैं, कभी जाति बदल लेते हैं, कभी बेटी किसी जाति में शादी कर लेती, कभी भाई किसी जाति में शादी कर लेता है, कभी भाई किसी को अपने आप किसी और धर्म का बोल देता है, कभी बहन किसी और धर्म का बोल देती है। हम पुरुष प्रधान महिला प्रधान वाली बात करें तो वास्तविकता ये है कि उससे असलियत किसकी पता चलेगी? असलियत पता चलेगी, मैं आज सामान्य जाति का हूँ, कहीं ना कहीं मैं किसी चीज़ का लाभ लेने के लिए अपने आप को दलित वंचित, ऐसे बहुत से लोग हैं। और ऐसे बहुत से लोगों ने, अभी आपने कितनी जगह देखा होगा, अभी एक जगह सुप्रीम कोर्ट वगैरह में भी प्रमाण पत्र झूठे लगाने के चक्कर में उनकी विधायकी तक, सांसदी तक निरस्त करी है। तो वो असली चेहरे भी तो सामने आएंगे। वो दलित वंचित शोषित लोग जिनको पैसे के लालच में, जिनके ऊपर आक्रमण करके, जिनको प्रताड़ना दे दे के धर्म परिवर्तन करवा लिया, उनका भी तो रिकॉर्ड सामने आएगा। आप सब जानते होंगे, दो वकील साहब हैं, पत्रकार महोदय हैं, कि आज भी हमारे यहाँ स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनाने का नियम क्या है। उसमें जो जानकारी लगती है, ब्लड रिलेशन वाले का संबंध आपको बताना पड़ता है, या आपकी खसरा खतौनी की नकल आपको देनी पड़ती है, जिससे मान्य होता है कि आप वास्तविकता में उस जाति के हैं। तो सबसे बड़ी समस्या उन लोगों से है कि जिनकी नीति कहीं ना कहीं संगठन की एकता की समरसता की नहीं हुई थी, जिन्हें कहीं ना कहीं बांटने की जगह एक परिवार में 5 लोग बटे हुए, कोई भारतीय मूल का है, कोई विदेशी मूल का है, कोई किस धर्म का है, किस जाति का है, वो लोग यदि ऐसी बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस उद्देश्य की, और इस उद्देश्य की पूर्ति की आपने बात करी कि किन लोगों की होगी। अभी भी ऐसे बहुत वंचित शोषित लोग हैं, अभी भी ऐसे बहुत लोग हैं जो उनका जीवन अनुसूचित क्षेत्र में और व्यापन कर रहे हैं, उनको सुविधाओं की आवश्यकता है, उनकी हमको पहचान होगी। जैसे जो नवले जी ने बोला था उसका जवाब फिर जैन साहब से ले लेते हैं, उसका बाद अगला क्वेश्चन फिर हम करेंगे, जो उन्होंने बोला उसका जवाब फिर ठाकुर साहब से लेंगे। पहले उनसे जवाब लेते हैं जैन साहब से, नवले जी का जो था। देखिए, मैंने इसीलिए पहले कहा था कि जातिगत जनगणना काम एक ही है, लेकिन उसका उद्देश्य, अब जैसे उन्होंने कहा, तो जातिगत जनगणना राष्ट्र के जो वंचित लोग हैं उनके उत्थान के लिए है, लेकिन अभी शुरू भी नहीं हुई है। लेकिन एक स्वर ऐसा उठ गया कि इससे मालूम पड़ जाएगा कि जो जहाँ ज़्यादा है वो वहाँ का मूल निवासी होगा और वही मूल ऐसा माना जाएगा। मेरे ख्याल से अगर ये स्थिति होती तो आज का जो ईरान है, एक समय पारसी लोग वहाँ के मूल निवासी हुआ करते थे, लेकिन आज वहाँ पारसी नहीं है, तो क्या ईरान से पारसी लोगों का संबंध खत्म हो जाएगा? जिस जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं वो मूल रूप से वहाँ तो अधिकांश कश्मीरी ब्राह्मण लोग निवास करते थे। पिछले 20, 30, 40 सालों में कुछ ऐसा हुआ कि कश्मीरी ब्राह्मणों को भगा दिया गया, वहाँ दूसरे वर्ग के लोग आ गए, तो क्या जम्मू कश्मीर उनका माना जाएगा? यही वो विध्वंसक सोच है जो जातिगत जनगणना के पीछे का दुरुद्देश्य जो यही था कि कैसे भी करके जातिगत जनगणना के आधार पर वर्ण विभाजन की व्यवस्था कर दी जाए, एक वर्ण से दूसरे वर्ण को लड़वा दिया जाए। इसी सोच का विरोध करने के लिए इस सवाल में आऊँगा मैं कि जी, क्या होगा आगे बात करेंगे। तो पूरी तरीके से सबसे पहले तो मैं खारिज करता हूं कि जिसकी संख्या ज़्यादा है वो मूल निवासी, ऐसा नहीं है। संख्या का जो वो है वो प्रजनन से होता है। जिस जाति वर्ग में प्रजनन दर ज़्यादा है उस आधार पर संख्या बढ़ती है। लेकिन कौन सी जाति मूल रूप से सबसे पुरानी है, इसका संख्या से नहीं हो सकता। कई ऐसी जातियां हैं जो आज विलुप्त प्रजाति के रूप में है, लेकिन बहुत पुराना उनका वो है, उनका इतिहास है। तो मैं कम से कम इस बात से सहमत नहीं। पहले हम कि नवले जी आपने बताया था कि जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वह मूल निवासी कहलाएगा, उसको उन्होंने खारिज किया है। जैन साहब ने उन्होंने कहा कि ये जो मैंने स्टार्ट में बोला था कि उद्देश्य सही होना चाहिए, तो यह कहीं ना कहीं उद्देश्य पे शंका है कि कांग्रेस का उद्देश्य गलत है कि जनगणना के बाद वर्ण संख्या से बढ़ जाएगा। देखिए, कांग्रेस की मंशा खराब है, ये कांग्रेस वाले जवाब देंगे। अभी जातिगत जनगणना आप करा रहे, क्यों डर है कि देश का मूल निवासी कौन है? क्यों डर है? क्यों डर है? किसको डर है? डरे हुए वही लोग हैं जो चाहते नहीं है कि देश का असली मूल मालिक उनके सामने आए। तो संख्या कैसे होगा? आज हम बात करते हैं आदिवासी। क्या है आदिवासी की परिभाषा? आदिवासी मतलब आदि काल से रहने वाला। आदि पुरुष भगवान शिव को कहते हैं। वनों में निवास करने वाले पूर्ण रूप से एकमात्र शिव है, तो शिव संतान है। और त्रिदेवों में सबसे बड़े महत्वपूर्ण त्रिदेवों में जहाँ से सृष्टि की रचना की बात होती, ब्रह्मा विष्णु महेश, वहाँ से शिव है, तो वहाँ से आदिकाल है।
वहीं से आदिवासी है, वहीं से अन्य व्यवस्थाएं हैं। क्या दिक्कत है अगर इस देश में मूल निवासी की बात हो जाए कि इस देश के मूल निवासी, चूंकि हम जब धर्म को मानते हैं तो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, मैं मराठा हूँ, हम सब है तो धर्म से जुड़े हुए, सब सनातन के हैं। फिर भी हमारा एक कहीं भी एक शुरुआत होती है इस गंगा की, गंगोत्री कहाँ है? वो गंगोत्री मूल निवासी है, वहाँ से हम चले हैं। अब आप ही के सवाल पे आ रहा हूँ, वहाँ से हम चले हैं, फिर हम वर्ण में बटे हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ कि मैं वर्ण व्यवस्था पे ही आ रहा हूँ, पर वो गंगोत्री है, वो मूल निवासी है। और यही डर है कि मूल निवासी का मसले को लेकर हमेशा ऐसा बताया जाता है कि जब हम मूल निवासी कौन है इसकी जब बात करते हैं तो कुछ लोग जिनको डर लगता है कि अरे ये मूल निवासी ये साबित हो जाएंगे तो हमारे अधिकार या हमारा प्रभुत्व या हमारा प्रभाव प्रभावित हो सकता है, वो लोग इन चर्चाओं को विरोधाभास करते हैं। यदि इतना विरोधाभास है तो जातिगत जनगणना क्यों कराई जा रही है? वर्ण जनगणना कराई जाए, कौन क्या काम कर रहा है, और वर्ण आधारित विभाजन किया जाए। क्यों करवा रहे हो जातिगत जनगणना? तो वैसे ये सवाल का जवाब सरकार बेहतर दे सकती है। ऐसा लगता है आपको कि इस जातिगत जनगणना के बाद वर्ग संघर्ष बढ़ सकता है, जैसा कि जो विचार हमने सुने नौलेज जी की, उसका ऐसा प्रति होता है क्या? देखिए, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि किसी भी कार्य के पीछे अगर आपका उद्देश्य अच्छा है तो परिणाम अच्छे आएंगे। अब जिस तरीके से हम कुछ वामपंथी जो स्लीपर सेल्स हैं, अभी जातिगत जनगणना शुरू भी नहीं हुई है और एक नया राग अलापना शुरू कर दिया है कि जातिगत जनगणना क्यों कराई जा रही है, वर्ण जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही है। तो आज से 2 दिन 4 दिन पहले तक, जब तक ये घोषणा नहीं हुई थी, तब तक यही लोग रो रहे थे, आलाप कर रहे थे कि अरे साहब जातिगत जनगणना कराओ, जातिगत जनगणना कराओ। अब जैसे ही वो चालू हुई तो एक नया राग अलापना चालू कर दिया कि वर्ण जनगणना क्यों नहीं, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से क्यों नहीं हो सकती। जहाँ तक वनवासी हमारे बंधुओं का प्रश्न है, तो भारत देश में रहने वाला प्रत्येक भारतीय जो है वो यहाँ की संतान है, भारत माता की संतान है और वो यहाँ का मूल निवासी है। हम किसी को इस तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि तुम भारतीय नहीं हो। क्या है, अगर मूल निवासी या आदिवासी या वनवासी जो भी कहें, यदि इस सरकार की कोई छुपी हुई दुर्भावना उनके साथ होती तो मेरे ख्याल से आज देश के सर्वोच्च स्तर का जो सम्मान है वो एक वनवासी, हमारी जो माननीय राष्ट्रपति महोदया हैं, वो उस वर्ग तक नहीं वो बात जाती। वो सम्मान अगर उसको दिया गया है तो निश्चित रूप से हमारे मन में प्रत्येक वर्ग के लिए सम्मान है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी एक चर्चा ये भी आई थी कि मुस्लिमों के संबंध में बात हुई थी। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि यदि कोई गद्दार है तो फिर वो किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म का हो, उसको दंड दिया जाएगा। यदि वो इस देश के प्रति, इस मातृभूमि के प्रति सम्मान प्रकट करता है तो फिर वो भले मुस्लिम भी होगा, वो राष्ट्रपति पद तक को भी सुशोभित करेगा। यहाँ बात किसी वर्ग के विरुद्ध नहीं है, बात केवल ये है, जनगणना का वर्तमान सरकार का जो उद्देश्य है वो ये है कि जातियों के आधार पर ऐसी गणना और ऐसी आंकड़े सामने आ जाएं कि ऐसी अगर कोई जाति हमारे बीच अभी भी बची हुई है जिस तक हमारा विकास अभी तक नहीं पहुंच पाया किसी कारणवश, जो अभी भी उपेक्षित हैं, तो अब वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का हमारा लक्ष्य सार्थक हो जाए। जो आपने सही वक्ताओं के विचार सुने जातिगत जनगणना को लेकर, तो आप देखते रहिए खबरदार, इस प्रकार की चर्चा हम आगे करते रहेंगे।